हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या आपने कभी बफर का नाम सुना है? बफर या बफर सॉल्यूशन? नहीं? तो आज हम बफर के बारे में बात करने वाले हैं। बफर क्या होता है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो यहां पे मेरे पास 1 लीटर पानी है। कितना पानी है? 1 लीटर पानी। प्योर वाटर है 1 लीटर। इसका पीएच आप सब जानते होंगे कितना होता है। 1 लीटर पानी का पीएच, इसका पीएच है 7, है ना। प्योर वाटर का पीएच रहता है 7। अब इस पानी के अंदर मैं एक छोटी सी बूंद डाल रहा हूं, एक छोटी सी ड्रॉप डाल रहा हूं। किस चीज की? HCl की। ये बहुत छोटी ड्रॉप है। कितनी छोटी है? तो जैसे 1 ml होता है ना, 1 ml बहुत छोटा होता है। उसको भी नहीं डाल रहा मैं, उसका भी 100 पार्ट, मतलब उस 1 ml का भी मैं 100वां हिस्सा इसके अंदर डाल रहा हूं। इतनी छोटी ड्रॉप है HCl की, इसके अंदर डाल दी। आपसे क्वेश्चन है, क्या पानी के पीएच में कोई ज्यादा बड़ा चेंज आएगा क्या? क्या लगता है आपको? तो आपको लगता होगा, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि एक छोटी सी बूंद है, कुछ तो है भी नहीं, है ना। 1 ml भी नहीं है। 1 ml मतलब 0.01 ml है। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके पीएच का। तो मैं आपको बताता हूं, अगर इसके अंदर वो छोटी सी बूंद डाल दे तो इसका पीएच कितना हो जाएगा। तो इसका पीएच, पानी का पीएच, अगर मैं अप्रोक्स की बात करूं तो लगभग 3.2 के आसपास पहुंच जाते हैं। थोड़ा चेंज हुआ, ज्यादा चेंज हुआ, बहुत बड़ा चेंज हो गया। अब अपनी बॉडी है, ये जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती है। लाखों केमिकल रिएक्शन होती है। उन केमिकल रिएक्शन के दौरान एसिड भी बनते हैं, बेस भी बनते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता होगा। अगर आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते फिर भी आपको ये तो पता होगा कि हम बहुत सारे एसिड खाते रहते हैं, बेस खाते रहते हैं। तो अपनी बॉडी में एसिड बेस का मतलब जाना, और मतलब उत्पन्न होना मतलब हम एसिड और बेस को खाते भी हैं और एसिड बेस हमारी बॉडी के अंदर बनते भी हैं। लेकिन एक चीज को समझना, अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीज होती है जिसको बोलते हैं एंजाइम। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको कराने में एंजाइम्स का हाथ होता है। एंजाइम जो चीज है, मे बी आप अगर बायोलॉजी वाले तो अच्छे से जानते हो एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम जो चीज होती है, उस एंजाइम को काम करने के लिए दो जरूरी चीजें लगती है। पहली चीज होती है टेम्परेचर। अपनी बॉडी अच्छे से काम कर सकती है 25 से लेके 30 टेम्परेचर की रेंज में। इस रेंज में बहुत अच्छे से काम करती है। 45 तक काम कर सकती है, लेकिन 45 के बाद अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर 45 से आगे चले जाए तो खत्म है हम। अपनी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन रुक जाएंगे, एंजाइम काम ही नहीं करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर है इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। अगर मैं उसी तरह पीएच की बारे में बात करूं तो अपना जो एंजाइम है दो चीजों पे डिपेंड करता है। उसकी उसके लिए मतलब काम करने के लिए दो चीजें लगती है। एक टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। तो अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो एंजाइम है, उस एंजाइम को जो पीएच है, वो जो पीएच की रेंज है वो बहुत कम, छोटी सी रेंज है। टेम्परेचर की बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन पीएच की रेंज बहुत छोटी होती है। मतलब सिंपली ये बोलना चाहता हूं, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, अगर उस बॉडी में कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी H+ आ जाए या थोड़ा सा भी एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो पीएच में बहुत बड़ा चेंज आता है। और अगर पीएच में चेंज आ गया, अगर मान लो इतना सा भी चेंज हुआ, देखो यहाँ एक छोटी सी ड्रॉप ने इतना पीएच चेंज किया, लगभग 4 के आसपास। अगर इसी तरीके से अपनी बॉडी में थोड़ा सा भी एसिड आ जाए या बेस आ जाए तो पीएच में अगर इतना भी चेंज आ जाए तो अपनी बॉडी में की हालत खराब हो जाएगी। एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मजेदार बात यह है कि अपनी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। एसिड बेस हम खाते रहते हैं, एसिड बेस बनते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी का पीएच चेंज नहीं होता है। और हमने अभी क्या देखा, एक छोटी सी बूंद पीएच को इतना बड़ा चेंज कर देती है। तो अपनी बॉडी में क्यों नहीं चेंज होता? उसके पीछे रीजन है बफर। अगर इसी चीज की जगह, इस पानी की जगह अगर मैं यहाँ पे ब्लड लेता, ब्लड का पीएच पता है क्या? तो ब्लड का पीएच रहता है 7, पीएच 7.4।
ये ब्लड का पीएच है। और इसके अंदर अगर मैं इस छोटी सी बूंद को डालता तो पीएच चेंज होता, लेकिन कितना चेंज होता? 7.335, मतलब 0.05 का चेंज आता। जहां पे 4 का चेंज आ रहा था वहां पे 0.05 का चेंज आया। ऐसे कैसे? क्योंकि ये ब्लड जो चीज है वो बफर होती है। तो बफर क्या है अगर हम आसानी से समझे तो, आसान सिंपल तरीके से समझे तो बफर ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर अपन एसिड या बेस डालें तो उसके पीएच में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता है। उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। समझे क्या? और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना ब्लड। ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। अपनी बॉडी में अगर ब्लड ना हो, मतलब वो अगर बफर ना होता तो हम जी नहीं पाते। समझ रहे हो? तो एक चीज आपको समझ में आई कि बफर क्या है। तो बफर एक सोल्यूशन है। इट्स अ सोल्यूशन, इट इज अ सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? विच रजिस्ट, रजिस्ट का मतलब समझ रहे हो ना? रजिस्ट पीएच चेंज, जो पीएच को चेंज नहीं होने देता। विच रजिस्ट पीएच चेंज। कब? व्हेन एसिड, स्मॉल अमाउंट, ज्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। अगर थोड़ा सा हम एसिड और बेस ऐड कर दे और फिर भी पीएच चेंज ना हो किसी भी चीज का, उस चीज को अपन बफर बोल देते हैं। समझे क्या? अब मान लो मुझे बफर चाहिए। आप बोलोगे बफर क्यों चाहिए, क्या करोगे, होगा क्या बफर का? तो एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मान लो मैं दही बनाना चाहता हूँ, कर्ड बनाना चाहता हूँ। तो कर्ड है, आपको पता है कर्ड खट्टी होती है ना? और अगर उसको लंबे टाइम तक रख दे तो वो और ज्यादा खट्टी होने लगती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है और वो एसिड ज्यादा बनने लगता है। और ज्यादा बनेगा तो अपनी कर्ड खराब हो जाएगी। कौन खाएगा इतनी खट्टी कर्ड को? है ना? खट्टी मतलब उसमें ज्यादा एसिड होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी कर्ड है लंबे टाइम तक टिके। लंबे टाइम तक टिके मतलब उसका उसका जो पीएच है वो ज्यादा इंक्रीज ना करे। तो कैसे करे? तो लोग बोलते हैं कि सर उसमें बेस डाल दो। बेस डाल दोगे तो एक्स्ट्रा एसिड बनेगा, वो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अरे यार, बेस डाल दिया तो वो जो कर्ड है उसका पीएच बेसिक हो जाएगा, वो साबुन जैसी लगेगी। समझ रहे हो? अपन को कर्ड ही रखना है, उसका टेस्ट एसिडिक ही रखना है, बेसिक नहीं कर देना है। नहीं तो कोई कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो अब मुझे अपनी जो कर्ड है उसको एसिडिक रखना है। कैसे रखूं? एसिडिक रखना है और उसका पीएच चेंज भी नहीं होने देना। तो कैसे करूं? तो मैं उसके अंदर बफर डाल दूंगा। तो बफर बफर डालने से क्या होगा? एसिड बनेगा भी तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कर्ड को हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। ऐसे ही ये जो बफर है, बफर के बहुत सारे यूज है अपनी डेली लाइफ में। आप अगर आप बायोलॉजी में आगे रिसर्च करोगे तो प्रोटीन वगैरह का जो मतलब उनको सेपरेशन करते हैं तो उस वो वहां पे भी बफर का यूज होता है। बहुत जगह बफर हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी और रियल लाइफ में भी। तो इसको समझना है बफर को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं क्या बता रहा था, अपन को ये बर्फ नहीं, बफर चाहिए। बफर कैसा चाहिए? तो जैसी आपकी एप्लीकेशन है वैसा बफर आपको लगेगा। जैसे अगर अपनी कर्ड में अपन को बफर डालना है तो कर्ड कैसी है? एसिडिक है, तो उसके अंदर अपन को एसिडिक बफर लगने वाला है। अगर कहीं पे बेसिक कंडीशन में आपको बफर चाहिए तो बेसिक बफर लगेगा। तो अपने जो बफर है ना, मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। समझ रहे हो क्या? लिखते हैं। तो बफर है जो टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर, बहुत तरीके, बहुत बफर होते हैं, बहुत लाखों करोड़ों बफर है। तो हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, उनकी एप्लीकेशन की बेस पे, उनके नेचर के बेस पे। एक होते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और एक होंगे बेसिक बफर। अगर आपको एसिडिक कंडीशन में बफर लगने वाला है तो आप एसिडिक बफर को यूज करोगे। अगर आपको बेसिक कंडीशन में बफर लगने वाला है तो आप बेसिक बफर को यूज करोगे। अब बफर बनाए कैसे? एसिडिक बफर बनाना है तो बनाएंगे कैसे? क्या तरीका क्या है बफर बनाने का? ठीक है, तो एसिडिक बफर बनाना है तो एसिडिक बफर बनाने के लिए आपको लगता है वीक एसिड,
और पहले वीक एसिड तो समझे, वीक एसिड मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वीक एसिड का CH3COH। CH3COH एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड कहीं से भी ला सकते हो, तो वीक एसिड लगने वाला है, लेकिन अकेले वीक एसिड से काम नहीं चलेगा। इसके साथ प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब इसका CH3COH का कॉन्जुगेट बेस मतलब CH3CO-, ये दोनों आपको लगने वाले। समझ रहे हो क्या? एक वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस, ये अगर आपके पास है दोनों चीजें, तो चीज बफर की तरह काम कर सकती है, काम करेगी। क्लियर है? बेसिक बफर चाहिए, तो बेसिक बफर में जैसे एसिडिक बफर में आपको वीक एसिड चाहिए। अब आप पूछोगे यार वीक एसिड क्यों चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं, और ये क्यों चाहिए? 2 मिनट तो थोड़ा आगे बढ़ने दो, आपको ये भी पता लगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं ले सकते और ये क्यों लिया, इसका क्या रीजन। समझ रहे हो? अभी आएंगे, तो अभी समझो कि एसिडिक बफर बनाना तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। मतलब ऐसे एग्जांपल लेता हूं, वीक बेस का एग्जांपल, वीक बेस का एग्जांपल होगा अमोनिया। तो जो ये अमोनिया होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, अगर अमोनिया है, अमोनिया कई बार इसको ऐसे दिखाते हैं लोग, अमोनिया एक्वस, और इसका मतलब क्या है, अमोनिया को अगर आप पानी में डालोगे, NH3 है, उसको अगर आपने पानी में डाल दिया तो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ H2O, और क्या बनता है NH4OH। NH4OH, तो ये कई बार NH3 एक्वस ऐसे लिखेंगे अमोनिया को, या फिर ऐसे NH4OH ऐसे दिखाएंगे, तो इसका मतलब एक ही होता है। और समझ रहे हो? अमोनिया एक्वस दिखाओ या NH4OH दिखाओ, इसका एक ही मतलब है, अलग अलग चीज नहीं है ये। एक ही चीज को दिखाने की दो तरीके हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दो या एक्वस अमोनिया बोल दो, ठीक है? वीक बेस है दोनों। क्लियर है? आते हैं यहाँ पे, तो वीक बेसिक बफर बनाना है तो उसके लिए आपको वीक बेस लगने वाला है, तो वीक बेस क्या, NH4OH और इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये बेस है, बेस से OH- निकाल दो, क्या बचा NH4+, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड। इसको लोग कई बार ऐसे भी दिखा देंगे, और NH3 इसका कॉन्जुगेट एसिड H+ ऐड कर दो NH4+, इसको ऐसे भी दिखा देंगे। तो बेसिक बफर चाहिए आपको, वीक बेस लो, उसके साथ कॉन्जुगेट एसिड डाल दो। क्लियर है? समझा क्या? अब अगला क्वेश्चन ये है, मान लो हम जिंदगी में, रियल जिंदगी में बफर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो मान लो एसिडिक बफर बनाना है अपन को, तो ये तो अपन ले आएंगे मार्केट से, ये कहां से आएगा? तो समझते हैं कैसे अपन रियल लाइफ में बफर बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक है, मतलब टॉपिक क्या, यही चला हुआ है, बफर ही, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर बनाना सिखा रहा हूं आपको मैं। एसिडिक बफर कैसे बनाएंगे? एसिडिक बफर बनाना सीख गए तो बेसिक भी बना लोगे। प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर, दो तरीके से आप बफर बना सकते हो। पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका, और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका, ये जो इनडायरेक्ट है ये वाला काम का है, मतलब थोड़ा सा अलग है ये ज्यादा काम का रहता है, क्वेश्चन वो वहीं से पूछता है इनडायरेक्ट वाले से। तो डायरेक्ट तरीके से कैसे हम बफर बनाएंगे तो समझना। तो बफर बनाना है, तो एसिडिक बफर बनाना है, तो एग्जाम्पल के लिए अपन को ये चाहिए, अपन को CH3COH और CH3CO-, ये दो चीजें लगने वाली है अगर अपन एसिडिक बफर बनाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है, इसको डायरेक्ट वाले को समझना। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या लगेगा, आपको वीक एसिड लगेगा प्लस कॉन्जुगेट बेस लगेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो एग्जांपल के लिए CH3COH लगने वाला है आपको, और क्या लगने वाला है उसके साथ, CH3CO-, ये दो चीजें होनी चाहिए। देखो इसको कहां से लाऊंगा, डायरेक्ट मार्केट से ला सकता हूं। एक कंटेनर लिया मैंने, उसके अंदर विनेगर लिया है मैं, एसिटिक एसिड, ये CH3COH हो गया। चलो ये तो आ गया, ये कहां से आएगा? अब एक चीज को समझना, ये जो चीज है अकेली कभी नहीं मिलेगी, नेगेटिव आयन कभी मिलेगा ही नहीं आपको जिंदगी में अकेला। कोई बोले कि Cl- चाहिए मुझे, Cl- ला के दे दो, नहीं,
कोई नहीं ला सकता Cl माइनस, समझ रहे हो? अकेला कभी नहीं मिलता, ये मिलेगा तो पॉजिटिव आयन के साथ। आप इसको लेके आ सकते हो Na+ के साथ, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। इसको अलग करना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल अलग अकेले नहीं मिलेंगे ये। अगर आप अकेला मान लो, आप बोलोगे मुझे करना ही है अकेला, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सफोस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। डेली लाइफ में आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको Cl माइनस चाहिए तो अकेला आप कभी नहीं कर पाओगे घर पे बैठ के, आपको उसके साथ ये भी मिलेगा। इसी तरीके से CH3CO माइनस आपको चाहिए, अकेला कभी मिलना ही वाला है ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव आयन के साथ मिलेगा, नेगेटिव आयन हमेशा पॉजिटिव आयन के साथ। तो ये कहां से मिलेगा आपको? ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, तो ये आपको मिलेगी इसके सॉल्ट से, मतलब CH3COO माइनस Na+, ये दोनों चीज इकट्ठी मिलेंगी और इसको बोलेंगे सॉल्ट। किसका सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्ट क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैं इसको सॉल्ट बोला। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप विनेगर लोगे, ये सोडियम का सॉल्ट लेके आओगे मार्केट से, दोनों को मिक्स कर दोगे। जैसे ही मिक्स करोगे, जैसे ही पानी में इसके अंदर डालोगे इसको, इस चीज को, ये अलग अलग हो जाएगा। CH3CO माइनस सॉल्ट होते हैं, कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, तो अपने पास ये बफर मिल जाता है, क्योंकि अपने पास ये भी आ गया और CH3CO माइनस भी आ गया। क्लियर है? कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर ये जो CH3COH है, ये जब टूटेगा तो इससे भी निकलने वाला है CH3CO माइनस, तो अलग से डालने की क्या जरूरत है अपन को? तो देखो, अगर अपन को बहुत अच्छा बफर बनाना है, आइडियल बफर बनाना है, आगे उसके बारे में बात करेंगे, तो उस केस में इन दोनों का अमाउंट लगभग बराबर होना चाहिए। एसिटिक एसिड अपने आप टूट के बनाएगा, सही बात है, लेकिन बराबर अमाउंट में नहीं बनाएगा, ये ज्यादा रहेगा बहुत कम रहेगा। तो अपन को अच्छा बफर बनाना है, अच्छा बफर बनाना तो दोनों को लगभग सेम अमाउंट में, और सेम अमाउंट में करना, इसलिए इस चीज को मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूं बाहर से। क्लियर है? ये डायरेक्ट तरीके से अपन ने बफर बनाया, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, आसान है ये, सब समझ सकते हैं इसको, आप भी समझ सकते हो। बात आती है इनडायरेक्ट मेथड पे, इनडायरेक्ट तरीके से अपन बफर कैसे बनाए, तो उसको समझते हैं। चलिए बफर पे आते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से अगर आपको बफर बनाना है तो आपको क्या लगने वाला है? आपको एक चीज लगने वाली है वीक एसिड, और उसके साथ लगने वाला है स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास CH3COH है और अपने पास NaOH है। अगर ये दोनों रिएक्शन करने लग जाए, अब बोलो आप क्या बनेगा? तो आपको पता है ये एसिड है, वो बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब तो OH माइनस इसके H+ को खाएगा, बचेगा क्या? CH3CO माइनस, CH3CO माइनस Na+, और क्या बनेगा? प्लस H2O बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइम 0 पे मैंने इसके 20 मोल ले लिए और इसके 10 लिए, इसका तो अभी कुछ नहीं बना। टाइम 0 पे जब ये चीजें मैं डाल रहा हूं, तो CH3CO 20 मोल थे, इसके 10 मोल लिए। एट टाइम इज इक्वल टू T, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कंप्लीटली उस तरफ जाएगी। तो क्या बनेगा? तो देखो 20 है, ये 10 है, तो 10 के साथ रिएक्ट करेंगे, बचेंगे कितने? 10। पूरे खत्म हो गए, कितने बने? 10। पानी भी कितना बनेगा यहां से? 10। समझ रहे हो? अब ध्यान दो, कुछ अपने पास CH3COH बचा 10, CH3CO माइनस बन गए 10, अपने पास वीक एसिड आ गया, उसका कॉन्जुगेट बेस आ गया, तो ये क्या बन गया? ये मिक्सचर बन गया बफर। समझ रहे हो क्या? मेरे पास एक कंटेनर था, मेरे पास एक कंटेनर था, एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर CH3COH हुआ करता था। क्या हुआ करता था? CH3COH। इसके अंदर मैंने डाला, क्या डाला? NaOH डाला। कितना डाला? ज्यादा या कम? तो देखो समझो, अगर मैं 20 मोल CH3COH के अंदर 20 मोल NaOH डाल देता, इक्वल अमाउंट में डाल देता, तो क्या होता? ये पूरा खत्म हो जाता, बचता ही नहीं, सारा का सारा सॉल्ट बनता। तो मुझे NaOH डालना है, लेकिन ज्यादा नहीं डालना है, जितना ये है इससे कम डालना है, क्योंकि मुझे ये भी बचा के रखना है। अगर यही खत्म हो गया, इससे थोड़ा ना बफर बनने वाला है। तो बफर बनाने के लिए अपन को ये भी लगने वाला है, ये भी लगने वाला है, तो अपन क्या करेंगे? NaOH डालेंगे, कम अमाउंट में डालेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे वीक एसिड के अंदर, लेकिन
लेसर अमाउंट में, लेस अमाउंट में, तब अपना क्या बन जाएगा, बफर बन जाए। अगर इक्वल अमाउंट में डाल दे, अब बोलो फिर क्या बन जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट में आप डाल दोगे तो CH3COH NaOH कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा, बस सॉल्ट सॉल्ट बचेगा। सॉल्ट मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस बचेगा, उससे बफर नहीं बनेगा। बफर बनाने के लिए वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों होने चाहिए। बात समझ में आई? तो एक नोट में लिखता हूं, आप भी ध्यान रखना, जब आप लिखो तो लिख लेना नोट। नोट, पहला नोट, इक्वल अमाउंट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल प्रोड्यूस सॉल्ट। ये सॉल्ट बनाएगा, ना कि बफर बनेगा। दूसरा, लेसर अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड विल प्रोड्यूस, दिख रहा है क्या आपको, विल प्रोड्यूस बफर। थोड़ा बफर क्लियर हुआ? आपको समझ में आया बफर कैसे बनेगा? दो तरीके, एक डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका। क्लियर है? पहली चीज, बफर क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को बदलने ना दे। दूसरी चीज, कितने टाइप के बफर? दो टाइप के बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। होते तो तीन है, एम्फीप्रोटिक भी होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे सॉल्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए अपन दो ही बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर बनाने के लिए अपन को एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, बेसिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। तीसरी चीज, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करे बफर की? तो डायरेक्ट तरीका भी है, इनडायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीके में वीक एसिड लोगे, उसका सोल्ट लोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। इनडायरेक्ट तरीके में वीक एसिड लोगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, लेकिन कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में नहीं, इक्वल अमाउंट में भी नहीं डालना आपको, कम अमाउंट में डालना है, तब आपका बफर बनेगा। ये थी बात एसिडिक बफर की। अगर आप बेसिक बफर बनाना चाहते हो तो चीजें ऐसी है ना। तो आप एक बार खुद ही समझने की कोशिश करो, मैं इसको लिखवाने नहीं चाहता, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एसिडिक बफर सीख गए तो बेसिक बफर तो आप बना ही सकते हो। तो एक बार वैसे ही बात कर लेता हूं बेसिक बफर के बारे में। बेसिक बफर की प्रिपरेशन तो दो तरीके से बनाना चाहता हूं, एक डायरेक्ट तरीके से बेसिक बफर को, एक इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके से, अब देखो सामने देखो, डायरेक्ट तरीके से अगर मुझे बनाना है बेसिक बफर, तो मुझे क्या लगने वाला है, बेस, वीक बेस NH4OH आ गया। उसके साथ क्या लगने वाला है, इसके साथ मुझे चाहिए NH4+। ये आएगा कहां से, अकेला तो कभी मिलेगा नहीं, तो ये चाहिए अपन को डायरेक्ट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया को पानी में डाल के ये बना लेंगे, और उसके साथ उसका इसका सॉल्ट लेके आएंगे। सॉल्ट, सॉल्ट ये कहां से आएगा, सॉल्ट से। तो सॉल्ट क्या बनेगा इसका, NH4+, और इसके साथ नेगेटिव आयन भी रहेगा, कहीं से कुछ भी नेगेटिव आयन रख दो, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका सॉल्ट। इन दोनों को मिक्स कर दो, डायरेक्ट आपका बेसिक बफर तैयार। इनडायरेक्ट तरीके में क्या करेंगे अपन, वीक बेस लेंगे। वीक बेस की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब आपको ये पता करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं। तो NH4OH अपना वीक बेस था, इसके अंदर HCl डाल दिया, देख पा रहे हो, इसके अंदर HCl डाल दिया। HCl डाल दिया तो क्या बना, NH4+Cl-, OH और H आपस में मिले, H2O बना। आपका क्वेश्चन है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, तभी तो टाइम 0 पे ये 20, ये 10 ही लेना है ना। इक्वल भी ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एट टाइम इज इक्वल टू टी, ये 10 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 10 बना, ये 10 बना, ये चाहिए था आ गया, ये चाहिए था ये भी आ गया। क्लियर है? ये अपना इनडायरेक्ट मेथड बेसिक बफर बनाने का। आई होप आपको बफर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि यार ये बफर
काम कैसे करता है, मतलब बफर, ये जो बफर है, बफर के अंदर एसिड डालने से पीएच चेंज क्यों नहीं हो रहा है? पानी के अंदर थोड़ा सा भी एक छोटी सी बूंद डाल दी तो पीएच इतना चेंज हो गया, लेकिन ब्लड के अंदर छोटी सी बूंद डाली तो पीएच ना के बराबर चेंज हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बफर काम कैसे करता है, क्यों पीएच को नहीं चेंज होने देता, उसको समझेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन यूज क्यों नहीं करते हैं। चलो, बफर एक्शन, मतलब बफर काम कैसे करता है? बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। एसिडिक बफर समझ गए तो बेसिक बफर वैसे ही है, चीजें कॉन्सेप्ट को समझना है ना? तो कॉन्सेप्ट समझ गए तो बेसिक बफर का तो अपने आप क्लियर हो ही जाएगा। तो देखो, अपन को बफर एक्शन देखना है किसका? एसिडिक बफर का। तो बफर उठाते हैं एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर क्या होता है? तो एग्जांपल लेता हूं, CH3CO H है आपके पास, अगर आपके पास बफर है तो उसके अंदर ये मिलेगा और उसके अंदर क्या मिलेगा? CH3COONA। ये दो चीज मिला के आप बफर बनाओ, ठीक है? अब चीजों को समझ, मैं बफर के अंदर हूं, बफर के अंदर मतलब वो कंटेनर है, उसके अंदर ये दोनों चीजें, तो कैसे काम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं, ये जो CH3COH है इसका कुछ अमाउंट है, तो कुछ अमाउंट मान लेते हैं, मान लेते हैं इसके 20 मोल है और इसके भी 20 मोल है, ऐसे मान के चलो, इसके 20 मोल और इसके भी कितने? 20 मोल है उस कंटेनर के अंदर, ठीक है? समझ रहे हो? समझाने के लिए लिखा है मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो कंटेनर के अंदर क्या हो रहा होगा, CH3COH है, ये पूरा नहीं टूटता, पार्सली टूटेगा, क्या बनेगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है? इस तरफ चलते हैं। दूसरी चीज बफर के अंदर क्या है? सॉल्ट। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो ये पूरा टूटेगा, सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो कंप्लीटली आयनाइज हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जितने भी सॉल्ट, तो ये CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। क्लियर है? समझ रहा है? टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे CH3COH कितने हैं? 20 मोल, ठीक है? ये अभी कुछ नहीं, रुको 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 एक मिनट, टाइम जीरो पे कितने हैं ये? CH3CO माइनस 20 मोल, समझ रहे हो? ये अभी कुछ नहीं, एट टाइम इज इक्वल टू टी, कुछ टाइम बाद, पानी में डालने के कुछ सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद मतलब 1 सेकंड से पहले टूट जाएगा, 0.001 सेकंड के बाद ये कुछ नहीं बचेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। कितने बने ये? 20। ये कितने बने? 20 मोल। समझे क्या? समझ रहे हो? टाइम जीरो पे इसके कितने हैं? 20। इसके कितने रहे होंगे? आपसे क्वेश्चन है, ये कितने रहे होंगे? CH3CO माइनस और H प्लस। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं ये मान लूं कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अब कुछ टाइम बाद एट इक्विलिब्रियम 20 माइनस एक्स, इसमें से कुछ टूटेगा, सही है? कितना बनेगा? एक्स। ये कितना बनेगा? एक्स। अच्छा, ये चीज कहीं और भी से भी आ रही है, कहां से आ रही है? वहां से। कितनी आई? 20, एक्स प्लस 20, तो CH3CO माइनस नेट कितना हुआ? एक्स प्लस 20। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज समझो, क्या यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा क्या? क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा क्या? कॉमन आयन इफेक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, इनमें से कोई आयन आ रहा है कहीं बाहर से? H प्लस आया है क्या? नहीं आया। पानी से H प्लस आ रहा है, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको कंसीडर करते ही नहीं अपन, ठीक है? तो ये अपना CH3CO टूट रहा था, CH3COH टूट रहा था, CH3CO माइनस और H प्लस बना कहीं बाहर से इनमें से कोई आयन आया? आया तो कौन आया? ये आया। अगर ये आ गया तो कॉमन आयन इफेक्ट काम कर गया, कॉमन आयन इफेक्ट काम किया तो इसका डिसोसिएशन ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा तो एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको BC लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 20, और इसको भी क्या लिख सकते हैं? 20।
क्यों? क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। रीजन, रीजन है इसका क्या? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ रहे हो? तो देखो अपना जो बफर था, यहां पे है ना बफर, अपना बफर है जो, ये जो बफर है, इस बफर के अंदर पानी है ना। पानी के अंदर अपन ने क्या डाला था? CH3COH डाला है। और दूसरी चीज क्या डाली है? अपन ने डाली है CH3, इसको यही लिख लेता हूं। और दूसरी चीज क्या डाली है? CH3COO माइनस Na+। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पानी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी? तो अगर मैं देखूं, पीछे देखूं, CH3COH कितना? 20 इक्विलिब्रियम पे। ये कितना? 20। H+ ना के बराबर X। CH3CO माइनस, ये तो रहा ही नहीं। CH3CO माइनस 20, Na+20। समझिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए समझिए समझिए। पानी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। CH3COH है, CH3CO माइनस है, Na+ है, H+ भी है, OH- भी है पानी से, और पानी भी है। ये 6 चीजें हैं यहाँ पे जो मिलेंगी इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिलेगी आपको? तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी ये चीज। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये। H+ बहुत कम निकला है, X निकला है, ये पानी से आ रहा बहुत कम आ रहा है। पानी के बारे में अपन डिस्कस करते नहीं, सब कुछ पानी के अंदर ही हो रहा है, पानी पानी है ना। तो अपना जो बफर है उसमें मेन जो एक्टिव चीज है वो ये 3 चीजें हैं। ध्यान देना, मैं लिखता हूं। बफर के अंदर मेनली 3 चीजें हैं, नोट। CH3COH, CH3CO माइनस, ये कलर दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। एंड Na+। These are 3 major species in buffer। ये 3 मेन चीजें हैं बफर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बफर के अंदर बताए। अब आपको बताता हूं ये काम कैसे करता है बफर। मान लो केस 1 लेते हैं। केस 1, इफ 10 मोल of HCl is added to buffer। अगर मैं 10 मोल HCl बफर के अंदर ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा? तो देखो HCl से क्या निकलने वाला है? H+ और Cl-। ये कितने निकलेंगे? 10। और ये भी कितने निकलेंगे? 10। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली ब्रेक करेगा। H+ 10 निकल के आएंगे, Cl- 10 निकल के आएंगे। अपना बफर है, बफर पे फोकस करते हैं। बफर के अंदर देखते हैं कितनी चीजें हैं। तो बफर के अंदर CH3COH है, CH3CO- है, और Na+ है। तो देखो कुछ नहीं होगा इनके बीच में, कोई रिएक्शन नहीं होती। Cl-। नेगेटिव नेगेटिव चीजें, इनके बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेगेटिव पॉजिटिव आप बोलोगे जुड़ जाएगा, नहीं। अरे जुड़ना होता तो टूटता क्यों भाई? आपको पता है NaCl जब पानी में जाता है तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में, है ना। क्या ये जुड़ जाता है क्या? तो टूटता ही क्यों? इरिवर्सिबल दिखा रहे हैं इसको, रिवर्सिबल नहीं दिखाते। तो NaCl कंप्लीटली ब्रेक होता है Na+ और Cl- में, और फिर ये जुड़ते नहीं है। जब तक पानी में है Cl- Na+ के साथ जुड़ नहीं सकता। पानी निकाल दो फिर जुड़ जाएगा, लेकिन जब तक पानी में तब तक ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग ही रहेंगे, पानी में पड़े रहेंगे। तो इनके साथ भी कुछ नहीं होने वाला। तो होगा एसिड का डालने से क्या होगा? तो यहां से इसका तो कुछ रोल रहा नहीं, Cl- का। तो H+ की तरफ भागते हैं, H+ की तरफ चलते हैं। तो देखो H+ इसके साथ तो कुछ करेगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ कुछ नहीं करने वाला, CH3COH है, CH3COH है। H+ के साथ क्यों क्या करेगा? तो खुद H+ देना चाहता है, क्यों लेगा उसको? ये जाएगा तो इसके पास जाएगा तो क्या होगा?
उसको समझते हैं। अपना बफर लिखते हैं, CH3 CO माइनस है, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, H प्लस के साथ। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ नहीं होगा, और किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला, ये इसके साथ रिएक्ट करेगी। क्या बनेगा, बनेगा CH3COH। टाइम जीरो पे चलता हूं, टाइम जीरो पे ये कितने थे अपने पास, 20 मोल, वो पहले वाला ही बफर ले रहा हूं। ये कितने डाले मैंने, 10 मोल। ये कितने थे, आप बोलोगे अभी तो रिएक्शन हुई नहीं, अरे यार पहले से रखे हुए ना, पहले से 20 मोल है इसके, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कुछ टाइम बाद इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, तो 20 और 10 है, 10 के 10 रिएक्ट कर जाएंगे, 10 के 10 रिएक्ट कर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 माइनस 10 बचे 10, ये पूरा खत्म। ये बोले ये कितना बना, 20 प्लस 10, ये बन गया 30। समझ रहे हो क्या, समझे क्या। तो अपन ने एसिड डाला, एसिड डालने से क्या हुआ, वो बेस के साथ रिएक्ट कर गया, और बेस का अमाउंट कम हो गया और एसिड का अमाउंट उतना ही बढ़ गया जितना अपन ने एसिड डाला था। अब क्वेश्चन ये है कि एसिड डालने से पीएच क्यों नहीं बढ़ता है, उसको समझे। अपन ने एसिड डाला तो एसिड डालने से H प्लस आए, और H प्लस आने से पीएच में चेंज आने वाला था, एसिड डालने से पीएच कम हो जाता है, तो अपना पीएच चेंज होने वाला था। H प्लस डालने से 10 मोल अपने H प्लस के डाले तो पीएच चेंज होने वाला था, लेकिन जो H प्लस थे, जो पीएच बढ़ाने वाले थे, वो कहीं और चले गए। कहां चले गए, H प्लस इसके साथ रिएक्ट कर गए CH3CO माइनस से, इसके साथ रिएक्ट करने से क्या हो गया, इसके साथ रिएक्ट करने से ये CH3COH में कन्वर्ट हो गए। समझ रहे हो, H प्लस आए, H प्लस वो पीएच जिससे चेंज होने वाला था, वो उन H प्लस की बारे में बात कर रहा हूं, वो H प्लस CH3CO माइनस के साथ कंबाइन कर गए और क्या बना दिया, CH3COH। अब ये CH3COH बना, अब ये तो ना के बराबर टूटेगा। क्यों टूटेगा ना के बराबर, क्योंकि कॉमन आयन वहां पे प्रेजेंट है, तो टूटता ही नहीं है। तो H प्लस जितना भी आया था ट्रैप हो गया CH3COH की फॉर्म में, तो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो चेंज ही नहीं हो पाई, क्योंकि H प्लस बचे ही नहीं, सारे कंज्यूम हो गए। तो इसलिए एसिड डालने से पीएच में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि H प्लस सोल्यूशन में आए नहीं, वो तो कहीं और चले गए। कहाँ चले गए, CH3COH में। और ये तो ना के बराबर टूटता है, टूटेगा ही नहीं, नहीं टूटेगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा और पीएच कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये आप क्या कर रहे हो, मतलब ये कि भाई आप इक्विलिब्रियम दिखा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पूरा खत्म कर दिया। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम जब होता है तो इक्विलिब्रियम में तो सारी चीज कभी खत्म ही नहीं होती, या आप यहाँ पे खत्म कैसे करो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दो रिएक्शन है, दो एक साथ रिएक्शन हो रही है, उनको इकट्ठा मिक्स कर दिया। क्या बोलना चाह रहा हूं तो समझना, एक तरीका आपको समझा रहा हूं, क्या समझना। देखो H प्लस डाला 10 मोल, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या क्या हो रहा है। तो 10 मोल ये H प्लस सबसे ज्यादा, सबसे पहले जाते ही CH3CO माइनस से टकराएगा, और ये जो रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, CH3COH बनेगा। ठीक है, ये 20 मोल थे, ये 10 मोल है, टाइम जीरो पे। अभी ये रिएक्शन नहीं हुई, ये मान रहा हूं, एट टाइम इज इक्वल टू टी ये रिएक्शन करेंगे, 10 बचेंगे, खत्म होगा, ये कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। क्लियर है। अब सुनो 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 सुनो, यही चीज CH3COH है, ये आगे भी टूट रहा है। यहाँ पे एक और चीज चली हुई है, ये तो यहाँ रिएक्शन कर रहा है, अपने पास एक और CH3COH मिक्सर के अंदर पड़ा हुआ है, वो टूट रहा है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, टाइम जीरो पे CH3COH कितना था अपना, CH3COH 20 था, CH3CO माइनस कितना था, वो भी 20 था। कितना था, 20 था, लेकिन 20 रह कितना गया, 10 रह गया, 10 ही बचा। H प्लस कितना, H प्लस ना के बराबर, H प्लस आ ही नहीं रहा है। समझ रहे हो, ना के बराबर, तो उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं बोलूंगा 20 माइनस एक्स, और यहाँ पे 10, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई।
हाँ, यस। तो देखो ये रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे CH3COH कितना बना 10, और 20 अपने पास पहले से था। समझ रहे हो क्या? CH3CO माइनस 20 थे, H+10 आए, क्या बना? CH3COH 10 बना, ये कितना बनेगा 10। CH3COH पहले से भी अपने पास रखे हुए हैं कितने, 20 बफर के अंदर, तो 10 और 20 ये 30 हुए। CH3CO माइनस कितने बचे 10, ये अभी है ही नहीं अपने पास, H+ सारे खत्म हो गए तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद रिएक्शन आगे चलेगी, 30 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स, और ये एक्स। आपको पता है ये ना के बराबर टूटेगा, क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट है, तो इसको अपन कितना लिखेंगे 30, और इसको कितना लिखेंगे 10, और इसको ये एक्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई इन दो रिएक्शन को मैं इकट्ठा करके लिख देता हूं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और उनको मैंने इकट्ठा एक जगह पे कर दिया, इसलिए इसको खत्म कर दिया और यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगा दिया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा। समझे क्या? समझे? अब यहाँ पे पीएच में क्यों चेंज नहीं है उसका रीजन लिखने की कोशिश करते हैं, तो रीजन लिखते हैं, मैं साइड में लिखता हूँ रीजन इसका। H+ डालने से जो पीएच चेंज होने वाला था, होने वाला था, वो नहीं हुआ, क्योंकि H+ CH3CO माइनस के साथ, CH3CO माइनस के साथ कंबाइन करके CH3COH में कन्वर्ट हो गए, CH3COH में कन्वर्ट हो गए, और CH3COH ना के बराबर, ना के बराबर टूटता है। कब? जब कॉमन आयन रहते हैं, तो यहाँ पे कॉमन आयन है, CH3CO माइनस भी रखा हुआ, तो CH3COH टूटेगा ही नहीं, बराबर टूटता है, तो H+ भी ना के बराबर प्रोड्यूस होंगे। और पीएच में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। समझे क्या? समझे? तो आपको बताया कि अगर एसिडिक बफर में एसिड डालते हैं तो पीएच में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि H+ जितना भी आया वो बेस के साथ कंबाइन कर दिया। क्लियर है? इसलिए पीएच नहीं बढ़ पाया। अब इसी का केस 2 लेते हैं। केस 2, अगर अपन बेस डालते तो क्या होता? इफ 10 मोल ऑफ NaOH इज एडिड, अगर 10 मोल NaOH के डाल दे बफर में तो क्या होगा? आपको पता है इससे क्या निकलने वाला है, 10 मोल Na+ के और 10 मोल OH माइनस के NaOH से। सही है, कंप्लीटली ब्रेक होगा, 10-10 मोल निकलेंगे। अपना जो बफर है उसके अंदर क्या क्या है, तो अपना जो बफर है उसके अंदर है CH3COH, है ना, और क्या है CH3CO माइनस, और क्या है Na+। मेन ये 3 स्पीसीज है। तो देखो कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो Na+ है, Na+ इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ ये रिएक्ट करता नहीं है, इसके साथ भी नहीं करेगा, इसके साथ क्यों ही करेगा, सेम सेम है। आप बोलोगे ये जुड़ा क्यों नहीं, तो भाई टूटता ही क्यों फिर ये, CH3CO माइनस Na+ होता है, पानी में जाने के बाद पूरा बिखर जाता है ना।
अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर पाते, जुड़ पाते, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। इरिवर्सिबल क्यों दिखाता? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा ब्रेक होता है, वापस नहीं जुड़ पाता। तो CH3CO माइनस Na प्लस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो Na प्लस का कोई रोल नहीं है, Na प्लस ऐसे ही पानी के अंदर पड़ा रहेगा बस। इसको हटाते हैं। ठीक है, CH3CO माइनस, तो Na प्लस का तो कोई रोल है नहीं, इस पे चलते हैं। इसके साथ कुछ नहीं करने वाला। इसके साथ आप बोलोगे इसके साथ रिएक्ट करे, कैसे करेगा यार, फिर से समझाना पड़ेगा। NOH है, NOH पानी में जाने के बाद कंप्लीटली ब्रेक होता है ना। जुड़ता है क्या? जुड़ता तो इसको हम ऐसे नहीं दिखाते हमेशा, तो नहीं जुड़ता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। NOH एक बार टूट गया तो टूट गया। तो ये OH माइनस इसके साथ भी कुछ नहीं करेगा, करेगा तो इसके साथ, ये बेस है ये एसिड है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को लिखते हैं। तो CH3COH है अपने पास और OH माइनस है, रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा, वही जो पीछे अभी बताया था, CH3CO माइनस प्लस H2O। समझ रहे हो? टाइम 0 पे इसके 20 मोल है, 20 मोल है। इसके कितने ले रखे हैं अपन ने? 10 मोल। इसके कितने हैं? पहले से है ये अपने पास 20, पानी भरपूर है एट इक्विलिब्रियम। 20 में से कुछ कम हो गए तो 20 माइनस 10, कितने बचे? 10। खत्म हुआ। 20 प्लस 10 कितने बन गए? 30। पानी जो बना बना। अब देखो OH माइनस था, OH माइनस डालने से क्या हुआ? एसिड का अमाउंट कम हुआ, जितना OH माइनस डाला उतना ही एसिड कम हुआ, उतना ही बेस एक्स्ट्रा बन गया। पीएच क्यों नहीं चेंज हुआ? OH माइनस को डालने से पीएच बढ़ना चाहिए था, लेकिन OH माइनस जो पीएच बढ़ाने के लिए आया था वो तो कंज्यूम हो गया ना भाई। कहाँ कंज्यूम हो गया? OH माइनस बेस से, OH माइनस एसिड से रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया? OH माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में, और H2O में वो ट्रैप हो गया। H2O से OH माइनस ना के बराबर निकलते हैं, इसलिए पीएच में कोई चेंज नहीं आया। सिंपल समझे तो बफर के अंदर एक एसिड भी रहता है, एक बेस भी रहता है। एसिड डालोगे तो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेस डालोगे तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। समझे क्या? ये था अपना बफर। यहाँ पे कुछ नोट्स लिखेंगे हम, कुछ मेन मेन पॉइंट्स। ट्रिपल ए, इसको याद रखना, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब एसिडिक बफर में, एसिडिक बफर में एसिड डालने से एसिड का अमाउंट, एसिड का अमाउंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। सही बात है। एसिडिक बफर, एसिड डाल दोगे तो बेस कम हो जाएगा और एसिड उतना ही बन जाएगा, एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। इसी तरीके से ट्रिपल बी याद रखो, मतलब बेसिक बफर में, बेसिक बफर में बेस डालने से, बेस डालने से बेस का अमाउंट इंक्रीज करता है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन था कि भाई अपन वीक एसिड क्यों लेते हैं बफर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लेते हैं? तो रीजन समझो, उसके दो रीजन है। पहला रीजन देखो, जैसे अगर मैं HCl ले लिया और उसका सॉल्ट ले लिया NaCl, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है H प्लस निकला Cl माइनस। अपने पास एसिड तो है लेकिन बेस नहीं, Cl माइनस, ये इससे आया है, तो ये वीक बेस है। वीक बेस है, जल्दी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, कोई एसिड डाल दिया तो ये बेस की तरह काम कर ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो अपने पास एसिड एसिड है, बफर के अंदर एसिड भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए। अगर अपन वीक एसिड लेते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रोंग रहता है, तो अपने पास एसिड भी है और बेस भी है। इसमें ऐसा नहीं होता। दूसरा रीजन, बफर को काम करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट होना चाहिए, और कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लगता ही नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लगता है। इसलिए अपन वीक एसिड या फिर वीक बेस की मदद से बफर बनाते हैं। आई होप आपको बफर समझ में आया होगा। अभी बफर खत्म नहीं हुआ है, अभी बफर के
बारे में हमें बहुत कुछ बातें करनी है, तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।